हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सत्ता के नए केंद्र और न्यू सेंटर ऑफ पावर। देखिए, इस चैप्टर का ये बदला हुआ नाम है। आपकी एनसीईआरटी की किताब में आपको इस चैप्टर का नाम मिलेगा ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, और केवल नाम ही नहीं बदला, इस चैप्टर के अंदर टॉपिक भी कई सारे ऐसे हैं जो नए आ गए हैं आपके सिलेबस में, जो कि पिछले साल भी थे। सेम है पिछले साल वाला सिलेबस। अगर लास्ट ईयर की आपने हमारी वीडियो देख रखी है तो आप उससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी हमने करा रखी है। इस चैप्टर को मैं आपको 2 पार्ट में कराने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आपके सामने ये सिलेबस है। आपका ये जो चैप्टर है न्यू सेंटर ऑफ पावर, इसमें हम 2 हिस्सों में इसको बांट कर पढ़ेंगे। एक तो है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ पढ़ेंगे, आसियान पढ़ेंगे, सार्क पढ़ेंगे और ब्रिक्स पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा पार्ट आएगा यानी पार्ट 2, उसमें हम नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रसिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये टॉपिक हमारे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ, बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से ना मिले, क्योंकि नए टॉपिक हैं जो कि आपकी किताब में नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को देखते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। आपको कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं हम टॉपिक की। तो सबसे पहले आपको लास्ट चैप्टर याद रखना होगा। आपको मैंने आपको सेकंड चैप्टर कराया था, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि दुनिया में 2 महाशक्ति हो गई। एक तो यूएसए, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, दूसरा हमारा यूएसएसआर, जो कि सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ कहलाता है। ठीक है, अब इन 2 महाशक्तियों के बीच में कंपटीशन था, जो शीत युद्ध के रूप में हमें दिखा। अब उसमें होता क्या है कि 1991 में यूएसएसआर जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब केवल एकमात्र महाशक्ति कौन बचता है? यूएसए बचता है, यानी एक सुपर पावर बचा। पहले 2 सुपर पावर थी, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था। यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जब खत्म हो जाता है तो केवल यूएसए बचता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ से आपकी स्टोरी जो है वो आगे चलती है। हुआ क्या बच्चों कि जो यूएसए है ये बहुत ज्यादा ताकतवर, ठीक है, अमेरिका जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर, एक ध्रुवीय विश्व हो गया था। पूरी दुनिया में अब अमेरिका का वर्चस्व था। अब आप अमेरिका को किसी भी लेवल पे देख लो, चाहे आप सैन्य आर्मी के लेवल पे देखते हो तो इसकी आर्मी बहुत ताकतवर है। ठीक है, अगर आप आर्थिक रूप से देखते हो तो बहुत अच्छी इनकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, हर मामले में ये बहुत ज़्यादा डेवलप है यूएसए। तो ऐसे में ये बात सामने आती है कि अमेरिका को क्या कोई चुनौती दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में कुछ ऐसे विकल्प सामने आए हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि ये अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शीत युद्ध के बाद विश्व के सामने कुछ ऐसे संगठन, ध्यान दीजिए इस पे, कुछ ऐसे संगठन और कुछ ऐसे देश, यानी कुछ ऐसे संगठन और कुछ ऐसे देश हैं जो प्रभावशाली बनकर सामने आए, यानी जो ताकतवर बनकर उभर कर सामने आए हैं, जिससे ये स्पष्ट होने लगा कि ये संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के सामने एक विकल्प बन सकते हैं। यानी कि अमेरिका जो इतना ताकतवर है, पूरी दुनिया में इसका वर्चस्व है, इसको कहीं ना कहीं चुनौती दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? तो कुछ ऐसे संगठन है और कुछ ऐसे देश हैं जिनमें ऐसा माना जा सकता है कि ये चुनौती दे सकते हैं। मतलब देखो, पूरी तरीके से तो अमेरिका का कुछ नहीं कर सकता कोई, आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे ये चुनौती जरूर दे सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे कि वो कौन से संगठन है और वो कौन से देश हैं, इसको समझना है हमें। तो देखिए, विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ना, 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी। एक तरफ यूएसए था यानी अमेरिका था, एक तरफ यूएसएसआर था यानी कि सोवियत संघ था। 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी, लेकिन जब ये व्यवस्था टूट गई, यानी कि जब ये सोवियत यूनियन खत्म हो गया, उसके बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को जरूर सीमित कर सकते हैं या फिर करेंगे। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे विकल्प हैं जो अमेरिका को के प्रभुत्व को कम कर सकते हैं, तो उसी को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसी को हम सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें कुछ देश हैं और कुछ क्या है, इसमें संगठन है। कुछ ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं आने वाले समय में, और कुछ ऐसे संगठन हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। तो वो कौन से देश और कौन से संगठन है, इसको समझते हैं। तो देशों में देखिए, सबसे पहले इसमें ये इन देशों का नाम आता है। भारत हो जाएगा, रूस हो जाएगा, जापान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, इजराइल और दक्षिण कोरिया, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है।
ऐसे अगर हम संगठन की बात करें तो ऐसे कौन से संगठन है, तो ये हैं यूरोपीय संघ, आसियान, द6 यानी कि सार्क और ब्रिक्स। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसीलिए ये चैप्टर काफी बड़ा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल और केवल संगठन को, यानी ये हमारा पार्ट 1 का जो वीडियो है इसमें केवल ये संगठन, चारों संगठन पढ़ेंगे। जो पार्ट 2 का वीडियो आएगा उसमें हम ये सारे के सारे देश पढ़ लेंगे। ठीक है, इसलिए 2 पार्ट में आएगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूरोपीय संघ की, जिसको हम शॉर्ट में EU कह सकते हैं, यूरोपीय यूनियन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट था कि ये जो है यूरोपीय संघ का झंडा है, ये आपके सामने है। इसमें 12 गोल्डन कलर के स्टार हैं। 12 जो है यहाँ पे एक शुभ माना जाता है, और ये मेल मिलाप के आपसी एकता का प्रतीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लेते हैं। तो अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ कैसे बना, देखो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलूंगा। डायरेक्ट मैं आपको यूरोपीय संघ नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि यूरोपीय संघ जो था वो कैसे बना। तो इसलिए आपको यहां से समझना है। देखिए अब क्या होता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1939 से 45 तक, यानी 1939 से 1945 तक। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जब ये खत्म होता है 45 में, उस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा देखा जाए तो नुकसान जो होता है यूरोप को होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि यूरोप को बाद में 1945 के बाद 2 हिस्सों में बांट लिया जाता है। हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा है। एक तरफ तो यूएसए, यानी जो पश्चिमी होता है, पश्चिमी हिस्सा होता है वो यूएसए की तरफ हो जाता है, और जो पूर्वी हिस्सा होता है वो यूएसएसआर की तरफ हो जाता है। तो ऐसे में अमेरिका क्या करता है, पश्चिमी यूरोप की मदद करता है मार्शल योजना के तहत। ठीक है, फिर वही योजना धीरे धीरे आगे चल के किस प्रकार से कहीं ना कहीं वो एक बड़े संगठन का रूप लेती है, वो हम पूरा का पूरा स्टोरी है उसे समझेंगे। तो देखिए, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत बड़ी मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1945 में क्या हुआ, पश्चिमी यूरोप की अमेरिका ने मदद की थी, जिसको मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1948 में 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको याद होना चाहिए 1948 में। तो ये जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, यूरोपीय मतलब यूरोप के देशों के लिए, आर्थिक सहयोग यानी आर्थिक रूप से मदद, ठीक है, करने वाला संगठन। तो आप ऐसे दिमाग में बिठा सकते हो मोटा मोटा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी कि यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से सहयोग करने वाला कोई संगठन होगा, जिसकी स्थापना कब की गई होगी, 1948 में की गई होगी। ठीक है, कौन सी योजना के तहत, तो आपको होगा मार्शल योजना के तहत। तो इतना मोटा मोटा याद रखना है। इस योजना के माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। ठीक है, पश्चिमी यूरोप को क्यों, क्योंकि देखो यूएसए मदद कर रहा था, यूएसए के हिस्से में कौन सा था, पश्चिमी यूरोप था। तो इन्होंने क्या करा, इनको आर्थिक मदद दी, और ये मदद जो थी ये बहुत जबरदस्त थी, काफी पैसा दिया था इनको। इसके बाद क्या है कि ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। अब ये जो थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में अब इन्होंने क्या करा, आपस में एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी, व्यापार को लेके, आर्थिक मामलों को लेकर। तो ये सिस्टम चलने लगा। ठीक है, इसके बाद देखो, अभी तक हम बात कर रहे हैं आर्थिक संगठन के रूप में, धीरे धीरे ये राजनीतिक होने लगेगा, तो यहाँ पे आपको समझते हुए चलना है। फिर क्या होता है, 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। अब ये जो यूरोपीय परिषद बन गया, अभी तक हमने आर्थिक पढ़ा था कि मार्शल योजना था, मार्शल योजना के तहत एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया जो आर्थिक सहायता करता था, यही पढ़ा ना हमने। अब हम पढ़ेंगे 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना होगी, जो कि राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुआ, यानी नेक्स्ट स्टेप समझ लो आप इसे। इन्होंने क्या करा, यूरोपीय परिषद ने अब राजनीतिक सहयोग भी करना शुरू कर दिया। केवल आर्थिक होता था पहले, लेकिन अब राजनीतिक भी। फिर 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी भी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, और इसका गठन हो गया 1957 में। ठीक है, इसके बाद 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन हुआ। इसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। जो ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, धीरे धीरे ये क्या होने लगा, राजनीतिक होने लगा, आर्थिक से राजनीतिक। ठीक है, इसके बाद 1992 में क्या होता है, एक संधि होती है जिसको मोस्टेट संधि कहा जाता है। इसके द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हो जाता है, यानी यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। तो ये पूरी कहानी है यूरोपीय संघ की। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये पूछ लेंगे, बताओ यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ, 1957।
यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई? 1949। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। यूरोपीय संघ कब बना? 1992। कौन सी संधि के तहत? मॉस्ट्रिच संधि के तहत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि क्या हुआ कि अमेरिका ने मदद की थी किसकी? पश्चिमी यूरोप की। कौन सी योजना के तहत? मार्शल योजना के तहत। ठीक है, शुरू में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी, धीरे 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 वो राजनीतिक होने लगा था और आगे जाके फिर वो 1992 में एक यूरोपीय संघ के रूप में सामने आया। और शॉर्ट में पढ़ेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा कि यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1992 में हुई। ये शुरू में तो एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया? एक राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगा। बहुत ही शॉर्ट में 4 लाइन में मैंने आपको समझा दिया। आगे देखें, अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो भी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं ना, इससे बाहर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप वीडियो में जो भी टॉपिक कराए जाते हैं, चाहे आप उसको नोट कर लिया करो या जो करो, पर आपके ये टॉपिक आने चाहिए अच्छे से। तो देखिए, यूरोपीय संघ जो है, इसकी विशेषता की बात करते हैं तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। इसके बाद क्या हुआ? ये जो यूरोपीय संघ है, ये एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। इसके पास अपना झंडा है यूरोपीय संघ का, इसके पास अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा कौन सी है इनकी? यूरो। तो ये आपको याद रखना है। 2016 में क्या था? ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और इसकी जीडीपी की बात करें तो 17,000 अरब डॉलर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और हो सकता है आपकी बुक में 2016 की जगह 2005 वाला डेटा दे रखा हो, तो अगर आपकी में 2005 से दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि आप ओल्ड बुक पढ़ रहे हो, उस बुक को ना पढ़ें। ठीक है, वहां पे डाटा पुराना दे रखा है, उसको ना पढ़ें। इसके बाद देखते हैं, इसकी मुद्रा जो है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर जो है पूरी दुनिया में उसका प्रभुत्व है, लेकिन यूरो को ऐसा माना जाता है कि ये खतरा बन सकती है डॉलर के लिए। इसके बाद क्या है कि जो विश्व व्यापार है, इसमें भी अगर हम देखें यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी, तो वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका एक देश के रूप में है और यूरोपीय संघ में कई सारे देश मिलकर हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या है कि इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका के देशों पर है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है कि ये जो है यूरोपीय संघ, ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह यानी एक महत्वपूर्ण ग्रुप के रूप में काम करता है। और इसका एक सदस्य देश फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। जो यूएनएससी है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें जो वीटो पावर मिली हुई है उसमें फ्रांस को मिली हुई है। देखो, पहले तो 2 देश थे, यानी ब्रिटेन भी होता था। ठीक है, लेकिन अब ब्रिटेन जो है उसने एग्जिट कर दिया था यूरोपियन यूनियन से, तो ब्रिटेन को हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम केवल फ्रांस पढ़ेंगे कि फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ठीक है, फ्रांस जो है ये परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है, इसके पास परमाणु हथियार भी है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ की कुछ कमियां या कमजोरियां भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं। तो देखते हैं। देखिए, क्या है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी विदेश और अपनी रक्षा नीति है, ये हम जानते हैं। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है कि कई बार ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। जब इराक पर हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो जो ब्रिटेन था वो हमले के साथ था, यानी हमले का उसने सपोर्ट किया था ब्रिटेन ने। देखो, अमेरिका ने जब इराक पे हमला किया तो ब्रिटेन ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो थे वो इस हमले के खिलाफ थे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग नीति दिखाई दे रही है ना, कि है तो ये तीनों के, देखो ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस तीनों ही यूरोपीय संघ के देश हैं, ईयू के देश हैं, लेकिन एक जो है वो अमेरिका के हमले के साथ है तो 2 उसके अपोजिट में है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इनकी अपनी विदेश नीति, अपनी रक्षा नीति है जो कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दिखाता हूँ 2-3 पॉइंट, ये भी आपको पेपर में लिखने हैं, अगर पेपर में आता है तो क्वेश्चन। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा, देखो ये जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो, तो कुछ देश ऐसे हैं जो यूरो को मानने से मतलब तैयार नहीं है, नाराजगी है उनके मन में यूरो को लेकर। डेनमार्क और स्वीडन की बात करें तो इन्होंने मॉस्ट्रिच संधि और जो यूरोपीय मुद्रा है यूरो, यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो, इसको मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, ये इसको मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद क्या है कि यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में भी थे एक समय में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन जाता है। इसके बाद क्या है कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया, ये भी एक पॉइंट आपको नोट करके लिख सकते हो आप पेपर में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते और ये गलत हो जाता है। तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ को छोड़ चुका है, उससे एग्जिट हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि देखो यूरोपीय संघ जो था इसने 2003 में अपना संविधान बनाने की भी कोशिश की थी कि संविधान बना ले, लेकिन उसमें क्या हो गया, ये असफल हो गया। तो ये भी इसकी कुछ कमियों में आ जाएगा, ठीक है। तो कमियां जरूर याद करना क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है। इसके बाद यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य देख लेते हैं। तो 3-4 मेन उद्देश्य हैं, इसको देखते हैं। तो उद्देश्य क्या है कि एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति हो इन देशों की, ये इनका उद्देश्य हो। फिर क्या है कि ये जो देश है यूरोपीय संघ के, ये आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मामलों पर एक दूसरे का सहयोग करें, ये भी इसका उद्देश्य रखा गया था। और यहाँ पर एक समान मुद्रा का चलन हो, जैसे यूरो मुद्रा को चलाया जाए, जिससे कि इनके बीच में व्यापार को लेकर आसानी हो जाएगी। फिर क्या है कि आपस में वीजा मुक्त आवागमन हो सके, यानी यूरोपीय संघ के जो देश हैं इनके यहाँ पे आपस में वीजा मुक्त, मतलब वीजा मुक्त आना जाना जो है वो हो सके, ये भी इसका एक उद्देश्य था। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से, ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लो उसे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आसियान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। तो आसियान की स्थापना देखो कब हुई, तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। देखो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र जो है उस पर साइन करे, हस्ताक्षर करे और आसियान की स्थापना की। कब करी थी? 1967 में। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन पेपर में काफी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन शुरू में तो 5 देश थे, अभी हमने देखा यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो कौन से देश जुड़े थे? तो उसमें आ जाएगा ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये भी नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कि आसियान के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या है। तो आसियान के उद्देश्य हैं कि जो आसियान के सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज किया जा सके। दूसरा क्या है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी यहाँ पे किया जा सके, और कानून का शासन हो, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम है उसका पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को क्या मिले? बढ़ावा दिया जाए। ये इनका क्या है? उद्देश्य है। अब बात करते हैं आसियान शैली। अब देखो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और पेपर में काफी आता है, काफी पूछा जाता है। तो आसियान शैली क्या है? आसियान शैली जो है आसियान के काम करने का यूनिक तरीका है, जिसको हम आसियान शैली कह सकते हैं, यानी स्टाइल कह सकते हैं। आसियान का एक अलग ही स्टाइल है जिसको हम आसियान शैली कह सकते हैं। इसको हम समझते हैं। देखो आसियान जो ये अलग तरीके से काम करता है, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। यश का मतलब काफी नाम कमाया। इसको हम क्या बोलते हैं? आसियान शैली के नाम से जानते हैं। यानी आसियान का जो काम करने का तरीका है अनौपचारिक, बिना किसी टकराव के, सहयोग करके एक दूसरे का, जो इसने काफी नाम कमाया है, उसी को आसियान शैली कहते हैं। इसमें क्या है? देखो आसियान ने क्या करा? बातचीत के जरिए अपने टकराव जो थे, जो विवाद थे, उसको सुलझा लिया है। तो ये भी आप लिख सकते हो। अब आसियान समुदाय के 3 स्तंभ है जिसपे आसियान टिका हुआ है, ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको जो बता रहा हूं ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते आपके पेपर में। यही क्वेश्चन हर साल किसी ना किसी रूप में रिपीट होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बिठाते हुए चलना। तो आसियान जो है, आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ है। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है? आसियान आर्थिक समुदाय। तीसरा क्या है? आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब इनका काम क्या है ये समझना है। ये नाम तो आप याद कर लोगे, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक, बस इतना ही आपको याद रखना है। लेकिन इनके काम क्या है ये देखो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सुरक्षा समुदाय का। तो नाम से ही आपको पता लग जाएगा, सुरक्षा का मतलब सुरक्षा ही होगा कुछ ना कुछ, तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो देखते हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय जो है, इसका काम है कि क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित, यानी सुरक्षा करना एक दूसरे की, कि जो भी क्षेत्रीय विवाद है उसको युद्ध के रूप में परिवर्तित नहीं होना, मतलब सैनिक टकराव से पहले उसको सुलझा लेना है, ठीक है। तो इसी को हम आसियान सुरक्षा समुदाय कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा जो था ये क्या था? आर्थिक समुदाय। तो आसियान जो आर्थिक समुदाय है, इसका उद्देश्य है कि आसियान के जो देश हैं इनके बीच में साझा बाजार हो, ये उत्पादन जो करें,
तो आपस में एक व्यापार कर सकें, साझा बाजार हो, ठीक है, और व्यापार से क्या कर सकें, लाभ कमा सकें, तो ये इसका उद्देश्य है। और सामाजिक और आर्थिक विकास में इनको मदद मिले, तो ये आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। तीसरा था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य है कि आसियान के देशों के बीच में टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, और इसके जरिए ही सामाजिक सांस्कृतिक विकास किया जा सके, ठीक है। यानी आसियान का जो सामाजिक सांस्कृतिक वाला समुदाय, वो जो लास्ट पॉइंट है, इसमें एक लाइन ये भी जोड़ देना कि आसियान के देशों के बीच में सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय सांस्कृतिक विकास हो सके। इसके बाद अगला है आसियान क्षेत्रीय मंच। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में गलत कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बताइए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, क्षेत्रीय मंच, और बच्चे क्या लिख देते हैं आंसर में 1967। वो सोचते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि बताइए आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान अलग है और आसियान क्षेत्रीय मंच दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, गलत मत करना। आसियान क्षेत्रीय मंच जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, आप 94 बता दोगे। और इसका उद्देश्य भी आता है पेपर में कि बताइए आसियान क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यह है कि आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाना, ठीक है। एक लाइन का आंसर आपको लिखना है कि जो आसियान के देश हैं इनकी सुरक्षा की जा सके और इनकी जो विदेश नीति है उसमें तालमेल बना रहे, जिससे कि आगे चल के कोई विवाद ना हो। तो इतना छोटा सा आंसर है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आसियान का महत्व बताइए, इसकी उपयोगिता क्या है या इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो देखिए ये आपको मैं ले रहा हूँ सपोर्टिंग मटेरियल से, ये जो मैंने ले रखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, ये सपोर्टिंग मटेरियल से बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। और ये जो है ये लेटेस्ट है, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लेटेस्ट, आपके एनसीईआरटी में ओल्ड कंटेंट है सारा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी चीजें वहां से आए भी ना आपके पेपर में, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के अनुसार करा रहा हूँ, जो आपका नया सिलेबस है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो देखते हैं आसियान की सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी विशेषता। तो देखिए आसियान की जो मौजूदा आर्थिक शक्ति है वो खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले जो एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है, क्योंकि आपको पता है आसियान जो है एक छोटी अर्थव्यवस्था है। अब छोटी अर्थव्यवस्था से ये मत समझ लेना कि मतलब इसके पास कुछ होगा नहीं, छोटी अर्थव्यवस्था लेकिन काफी तेजी से विकास करने वाला संगठन है, दुनिया में सबसे तेजी से, यानी इतनी तेज रफ्तार से कोई भी संगठन विकास नहीं कर रहा जितनी तेजी से आसियान कर रहा है। और आसियान जो है ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, लेकिन इसका व्यापार भारत जैसे देश, चाइना जैसे देशों के साथ भी होने लगा है, निवेश होने लगा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, ये आप लिख सकते हो पेपर में। सेकेंड पॉइंट देखिए आसियान क्या है, इसने निवेश भी करा है, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। और मुक्त व्यापार में आपको अमेरिका और चाइना भी दिखेगा, क्योंकि इन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, ठीक है। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया था व्यापार के लिए, जिससे कि व्यापार को बढ़ाया जा सके, तो इससे बेनिफिट होते हैं इनको। इसके बाद है कि 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। अब ये पूरब की ओर देखो की नीति का मतलब क्या है, देखिए आप मैप में अगर देखोगे, जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत के ईस्ट में यानी आप पूर्व की तरफ देखोगे तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश मिलेंगे आपको, जिसमें ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, ये जितने भी देश मैं बता रहा हूँ सारे के सारे आपको पूर्व की तरफ दिखेंगे। तो इनसे क्या था भाई, भारत का व्यापार नहीं था, लेकिन भारत ने जब आसियान को देखा कि आसियान तेजी से रफ्तार से विकास कर रहा है, तो भारत ने भी क्या करा, पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई, यानी कि भारत ने इन देशों के साथ भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ समझौते किए। इसी को पूरब की ओर देखो की नीति कहते हैं। इसके बाद इस नीति को बदला भी गया, ये कैसे नाम बदला गया मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि भारत ने आसियान के जो 2 सदस्य देश है सिंगापुर और थाईलैंड, इनके साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन, 5वां पॉइंट जो है ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का किन 2 आसियान के सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता है, तो सिंगापुर और थाईलैंड, ये याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, और जो कि 2010 से लागू हो रखा है। और इसके बाद क्या है कि आसियान की जो असली ताकत है वो किस चीज़ में है कि इसके जो सदस्य देश हैं, इनके जो सहभागी सदस्य हैं और बाकी जो गैर क्षेत्रीय संगठन है, इनके बीच में निरंतर ये क्या करते हैं, संवाद करते रहते हैं, परामर्श करते रहते हैं, और जो टकराव होते हैं उसको बिना लड़ाई के आपस में बातचीत से सुलझा लेते हैं, यही इसकी ताकत है। इसके बाद क्या है कि ये एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, यानी एशिया का इकलौता संगठन जो पूरी दुनिया को एक मंच उपलब्ध करा देता है
ठीक है, चाहे वो सुरक्षा के मामले पे चर्चा हो या राजनीतिक मामले पे चर्चा हो, तो एक मंच उपलब्ध कराता है आसियान। इसके बाद ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि देखो कुछ ना लेटेस्ट टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अभी हाल में जो हुआ हो, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी ओल्ड है, याद रखना। नई एनसीईआरटी अगर आती है तो हो सकता है उसमें कुछ मिले। तो देखते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने आसियान देशों की यात्रा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए। पूर्व की और जो नीति हमारी पहले से चली आ रही थी, इसके स्थान पे इसका नाम बदला गया और इसको पूर्वोत्तर कार्य नीति यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की के नाम से लाया गया। इसी के अंतर्गत 2018 के जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, ठीक है, हमारे यहाँ पे, उसमें आसियान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको अतिथि के रूप में बुलाया गया था हमारे देश में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद देखो 2018 में सिंगापुर में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। अब देखिए, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बार बार बता रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था जो किसी ने सोचा नहीं था, और वो इसी में से आया था, बीच में से। तो ये याद रखना है कि 2018 में सिंगापुर में 33वां सम्मेलन जो हुआ था, इसमें जो मोदी जी थे उन्होंने भाग लिया था। फिर 2019 में जो मोदी जी हैं इन्होंने बैंकॉक में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। फिर अगर हम बात करें 17वें आसियान सम्मेलन 2020 की, तो ये वर्चुअल हुआ था, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 वगैरह जब चल रहा था, तो उस समय में सारी जो यात्राएं वगैरह थी वो बंद कर दी गई थी। तो फिर 2020 वाला जो है वो वर्चुअल हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आसियान। इसके बाद है सार्क, इंपॉर्टेंट। सार्क जो है ये हमारा दक्षिण जो एशिया के देश हैं, ठीक है, उनका है, जिसमें भारत भी आता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम सार्क कहते हैं, इसको हम दक्षेस भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में दक्षेस भी कहते हैं, तो सेम ही है। अब बात कर लेते हैं सार्क की। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, ठीक है, याद रखना। जब स्थापना हुई थी तब 7 देश थे इसके अंदर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान वगैरह इसमें बाद में ऐड किया गया था। और इसका जो सार्क का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए, तो ये नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 2 ही चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसकी स्थापना 1985 में हुई। दूसरा ये याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। अब बात करते हैं सार्क का उद्देश्य क्या है। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनकी जनता का विकास करना और इनके जीवन स्तर में सुधार लाना, ये सार्क का उद्देश्य है। आत्मनिर्भर बनाना देश को, ये इनका उद्देश्य है। आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास हो, आपसी सहयोग बढ़े, आपसी विवाद को बातचीत के जरिए निपटाया जा सके, यानी संवाद के जरिए, ठीक है, ये भी इसका एक उद्देश्य है। आपसी विश्वास बढ़ाकर व्यापार भी आपस में बढ़ाया जाए, ये भी इसका उद्देश्य है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं कि सार्क की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है कि तनावपूर्ण संबंध है, इसके बावजूद भी 2 पक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी संगठन के रूप में हम सार्क को देख सकते हैं। हालांकि सार्क जो असफल संगठन है, ये सफल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन देशों के बीच में एक संवाद का जरिया बन सकता है। सेकंड, साफ्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। साफ्टा क्या है मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सार्क देश हैं इनके बीच में आपस में व्यापार बढ़ाया जाए, इसलिए साफ्टा बनाया गया था, ठीक है। तो ये मैं आपको साफ्टा आगे पढ़ाऊंगा। इसके बाद क्या है कि पर्यावरण और आर्थिक विकास और ऊर्जा के क्षेत्र की में भी सहयोग की बात की गई है। तो ये कुछ सार्क की उपलब्धियां हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, वो ये है कि बताइए कि सार्क जो है ये क्यों असफल हो गया, फेल क्यों हो गया। तो देखिए इसके लिए कुछ पॉइंट बनते हैं, क्योंकि इसमें देश कौन से, पहले नाम सुन लो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 ही नाम काफी हैं, बाकी नाम आप छोड़ो। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इतने से आपको दिमाग में आपके ये चीज आ जाएगी कि इन देशों की आपस में नहीं बनती है। तो इसलिए ये असफल हुआ है, क्योंकि इसके सदस्य देश जो है इनके आपसी विवाद बहुत है, ठीक है, आपसी व्यापार इनके बीच में कम है। भारत पाकिस्तान का संघर्ष हमेशा चलता रहता है, आपको पता है, आतंकवाद, अलगाववाद, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये संगठन जो है वो सफल नहीं हो पा रहा। इसके बाद क्या है कि ये देश आपस में लड़ते रहते हैं, भारत पाकिस्तान से विवाद रहता है, भारत का कई बार बांग्लादेश से विवाद हो जाता है, पाकिस्तान का बांग्लादेश से विवाद हो जाता है, भारत का कई बार श्रीलंका से भी कुछ मुद्दों पे विवाद है, ठीक है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। इसमें इन देशों में एकता भी नहीं है उतनी, और आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाया नहीं जा सका है, क्योंकि जैसे कश्मीर मुद्दा हो गया, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में तनातनी रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
और अलगाववाद, आतंकवाद मुद्दा हो गया। हालांकि देखो कश्मीर वाला मुद्दा जो है वो तो सुलझ गया है, क्योंकि कश्मीर का 370 हटाने के बाद वहाँ का माहौल जो है वो बदल दिया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो इनके आपसी विवाद हैं देशों के बीच में व्यापार को लेकर या किसी अन्य मुद्दे को लेकर, वहाँ पे ना बात नहीं बन पाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पेपर में साफ्टा का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो साफ्टा आपसे पूछा जा सकता है। तो साफ्टा जो है 2006 में सार्क देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से साफ्टा बनाया गया था। और ये इसको हम अगर इसकी फुल फॉर्म बात करें तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इसको हम कह सकते हैं। और कई जगह पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के रूप में भी आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता इसको हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है। और साफ्टा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि ये जो देश हैं दक्षिण एशियाई देश, इनके बीच में व्यापार में जो आने वाली जो यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगा, बाधाएं, ठीक है। व्यापार में जो आने वाली जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करना इसका उद्देश्य है पहला। दूसरा उद्देश्य यह है कि इनके बीच में आपसी व्यापार जो होता है उसमें कुछ सीमा शुल्क लगता है, वो जो सीमा शुल्क है उसको कम किया जाए, ठीक है, ताकि व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो ये 2 पॉइंट इसके उद्देश्य हैं। साफ्टा भी कोई ज़्यादा सफल नहीं हुआ है, ये असफल ही है। क्यों? क्योंकि देखो सार्क के कुछ छोटे देश ऐसा मानते हैं कि भारत जो है वो साफ्टा की ओट लेकर उनके बाजारों में सेंध मारना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा के जरिए हम क्या है इस क्षेत्र के देशों को फायदा होगा। लेकिन जो जैसे नेपाल जैसे देश हो जाते हैं, बांग्लादेश जैसे देश हो जाते हैं, उनके मन में ये लगता है कि भारत कहीं ना कहीं उनके साथ दादागिरी करता है। तो ये पॉइंट आ जाते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इन देशों के बीच में क्या है, व्यापार बढ़ेगा, जबकि भारत क्या चाहता है कि इनके बीच में व्यापार बढ़े, फायदा हो। लेकिन वो देश जो हैं वो नहीं समझ पाते इस चीज़ को, तो इस चीज़ को लेकर भी हमारा विवाद हो जाता है। हालांकि भारत का पहले से है कुछ देशों से द्विपक्षीय समझौता, जैसे भूटान से, श्रीलंका से, नेपाल से, पहले से हमारा इनसे द्विपक्षीय व्यापार का समझौता है। लेकिन फिर भी साफ्टा को लेकर विवाद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सार्क। इसके बाद है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स में देखो ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये टोटल 5 देश हैं, ठीक है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, तो पहले इसको क्या कहते थे? ब्रिक कहते थे, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया तो इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा, ठीक है। आगे देखिए, एक बार आप मैप में, वर्ल्ड के मैप में जो ब्रिक्स के देश हैं वो आपको पता होने चाहिए। ब्राजील कहाँ पर है? तो ये आपको दक्षिण अमेरिका में दिख रहा है, ब्राजील। रशिया आपको यहाँ पे बहुत बड़ा देश के रूप में दिख रहा है। इसके बाद भारत आप देख लोगे तो भारत के ऊपर आपको इधर की साइड चाइना दिख जाता है। साउथ अफ्रीका आपको यहाँ पे पता ही है, अफ्रीका में नीचे की तरफ आओगे तो ये मैप में भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है पेपर में मैप में भी आपसे पूछ लें। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो देखिए वर्तमान में ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक संगठन है। इस समूह को बनाने की शुरुआत, ये जो संगठन है इसको, ये 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसका जो पहला सम्मेलन था वो 2009 में हुआ था। प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 4 थी। शुरू में इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन ये जो एस है यानी साउथ अफ्रीका, ये इसमें बाद में जुड़ा है, ठीक है, बाद में ऐड हुआ है। इसके बाद इसकी सदस्य संख्या 5 हो गई है। ब्राजील सॉरी ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स जो है दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। क्योंकि देखो रसिया, इंडिया, चाइना, आपको पता है तीनों ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। इसके बाद इसमें ब्राजील और साउथ अफ्रीका को भी हम देख सकते हैं। इसमें क्या है कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे देश शामिल हैं। रूस की बात करें तो रूस आपको पता है ताकतवर है, क्योंकि इसको ना सोवियत संघ की उत्तराधिकारी है ये। इसको जो जो सुरक्षा परिषद है यानी यूएनएससीआई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसमें जो वीटो पावर है, रसिया को जो है वीटो पावर मिली हुई है। चाइना की बात करें तो चाइना को भी वीटो पावर मिली है। तो इसलिए भी मतलब ये एक तरह से ताकतवर संगठन माना जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के उद्देश्य। तो इन देशों का मुख्य देश क्या है, मतलब इस ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपनी अर्थव्यवस्था को उभारना। जो देश हैं इसके वो अपनी अर्थव्यवस्था को उभारेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इनका एक उद्देश्य है। इनके सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके, व्यापार आपस में बढ़ाया जा सके, राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा में सहयोग किया जा सके, प्राकृतिक मामले, प्राकृतिक आपदाओं में एक दूसरे की मदद कर सकें, ठीक है। और इन देशों की जो घरेलू और साझा चुनौतियां हैं उसमें आपसी सलाह समझौता करें, संवाद कर सकें, इसके जरिए उन समस्याओं को सुलझा सकें। मान लो आपसी कोई फूट डल जाए, कोई विवाद हो जाए, उसको बातचीत के जरिए सुलझा सकें। तो ये सारे ब्रिक्स के उद्देश्य हो जाते हैं।
इसके अलावा एक और उद्देश्य है सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक राष्ट्र यानी ब्रिक्स का जो हर देश है उसकी आंतरिक नीति, जो उसकी अपनी इंटरनल जो भी पॉलिसी है, तथा उसकी परस्पर समानता में हस्तक्षेप की, यानी कि कोई भी मतलब एक दूसरे के मामले में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, ये भी एक महत्वपूर्ण नीति है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त सदस्य देशों के बीच में सहयोग हो, पारस्परिक आर्थिक लाभ जो होता है उसका वितरण किया जाए, ये भी इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं ब्रिक्स के पहले सम्मेलन की, तो पहला और आखिरी ज्यादा पूछा जाता है, तो पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। और इसमें दूसरा आपको क्या रखना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय में मनमोहन सिंह, वो इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ न्यू टॉपिक, ये क्या है आपकी बुक में नहीं मिलेगा ब्रिक्स वाला टॉपिक, तो इसमें आपको याद रखना है कि ये पॉइंट आपके पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए ब्रिक्स का जो 11वां सम्मेलन था वो 2019 में ब्राजील में हुआ था। इसके बाद क्या है कि ब्रिक्स का जो 12वां सम्मेलन था वो 2020 में रूस में हुआ था, ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब यहाँ पे वर्चुअल से है, क्योंकि आपको पता है जो 2020 में जो भी कोविड वगैरह की वजह से सभी चीज़ें बंद थी, आवाजाही बंद थी, तो ऐसे में जो भी समझौते या जो भी मतलब सम्मेलन हुए थे वो सारे वर्चुअल हुए थे, ठीक है। और इसके बाद विश्व राजनीति में ब्रिक्स जो है अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने और वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण मतलब केंद्र बन सकता है, क्योंकि आपको पता है ब्रिक्स में 3 देश तो ताकतवर के रूप में है, बिल्कुल, इसलिए ये बहुत ही ताकतवर संगठन के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद ये पेपर में पूछा जा सकता है 13वां सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये जो 13वां सम्मेलन था ये सितंबर 2021 में वर्चुअल हुआ था, और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये इसमें शामिल थे, ठीक है, इसमें वर्चुअल आए थे। इस सम्मेलन का विषय क्या था, थीम क्या थी, निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच में सहयोग था। और इसमें क्या था, आतंकवाद को रोकने के लिए इसको कुछ चर्चाएं हुई थी, और पहली बार इस सम्मेलन में डिजिटल हेल्थ पे भी चर्चा की गई थी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसको तकनीक का कैसे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का। और वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पे भी चर्चा हुई थी, पर्यावरण को संरक्षित करने, उसको बचाने के उपाय पे चर्चा हुई थी। तो ये सारे 13वें जो सम्मेलन था उसके मुद्दे हैं। तो पेपर में आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट 13वां है, इससे पहले के आपसे नहीं पूछे जाएंगे, कम चांस है, लेकिन 13वें के चांस ज़्यादा है, ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इनके बीच में भी कुछ विवाद है, तो इनके सदस्य देशों के बीच में कुछ विवाद है। भारत और चीन, आपको पता है विवाद रहते हैं इनके बीच में, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है। वन बेल्ट वन रोड वाली जो परियोजना थी चाइना, उसको लेकर विवाद है। चीन और पाकिस्तान की जो नज़दीकियां हैं उसको लेकर विवाद हो जाता है, क्योंकि चीन जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हेल्प करता है। फिर चीन और ब्राज़ील में चीन की मुद्रा से संबंधित समस्या है, इसको लेकर विवाद है। तो इनके बीच में भी आपस में कुछ विवाद है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। मेनली क्या आता है, उद्देश्य जो है वो आपसे संगठनों के पूछे जाते हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। बाकी मैंने आपको डीप बताया, बिल्कुल पार्ट 1 था ये, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 2 का वेट कीजिए, जल्दी ही उसको बना दूंगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, जय हिंद जय भारत।